उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। शनिवार दोपहर 12:15 पर श्री गंगोत्री धाम और 12:35 पर श्री यमुनोत्री धाम के लिए कपाट खोल दिए गए हैं। और देखिए 22 अप्रैल को श्री केदारनाथ धाम के कपाट भी खोले जाएंगे। गंगोत्री धाम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहली पूजा पीएम मोदी के नाम से की थी। उत्तराखंड में कड़ी सुरक्षा के बीच चारधाम यात्रा शुरू हो गई है कल से, और बड़ी संख्या में गंगोत्री श्री यमुनोत्री धाम में श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं। कल भी आपने तस्वीरें देखी होंगी। मां गंगा की डोली शनिवार को अपने शीतकालीन गद्दी स्थल मुखबा से रवाना हुई थी, जो शनिवार सुबह 9 बजे श्री गंगोत्री धाम में पहुंची, जिसके बाद वहां पर हवन पूजन किया गया। डोली को देखने के लिए 5 से 6 हजार लोग पहुंचे थे। वहीं मां यमुना की डोली आज सुबह ही खरसाली से निकली, जो 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद यमुनोत्री धाम पहुंची थी, और जिसके बाद मंदिर के कपाट खोले गए थे। ये कल। और केदारनाथ की डोली भी अपनी शीतकालीन गद्दी उखी मठ से केदारनाथ के लिए रवाना हो गई है, और बहुत जल्द केदारनाथ के कपाट भी खोल दिए जाएंगे, बद्रीनाथ के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। ऐसे में चारों धामों की यात्रा ऑफिशियली शुरू हो जाएगी, आधिकारिक तौर पर कंप्लीट शुरू हो जाएगी, क्योंकि कल से 2 धामों की यात्रा शुरू हो चुकी है। कल तस्वीरें हमने आपको बताई थी किस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे थे, और धामी के पहुंचने के बाद लोगों में कितना उत्साह था। कुछ तस्वीरें फिर से आपके सामने। जब सीएम धामी ने वहां पर पूजा अर्चना की, जोत से वहां पर पूरा पूजन अर्चन किया था, उसके बाद एक परिक्रमा के बाद बाहर निकले, लोगों से भी मुलाकात की, और लोगों से मुलाकात कर वहां की व्यवस्थाएं भी जानी, लोगों का हालचाल भी जाना, और ये सुनिश्चित किया कि चारधाम की यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के लिए। और आने वाले दिनों में यात्रा चूंकि एक लंबी चलने वाली है, लंबा सफर रहेगा, लाखों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचते हैं हर वर्ष, और इस बार भी उत्तराखंड सरकार ने उम्मीद जताई है कि लोगों की संख्या बढ़े। उसके लिए जगह जगह पर श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाओं का जो पूरा इंतजाम है वो किया गया है। सीसीटीवीज लगाए गए हैं, सर्वेलांस जो है वो तैयार किया गया है, पूरा एक इकोसिस्टम तैयार किया गया है, जिससे एक कंट्रोल रूम से इस पूरी यात्रा पर नजर रखी जाए, हर गतिविधि पर नजर रहे, और कोई अप्रिय घटना इस यात्रा के बीच में ना घटे, वो कोशिश भी सरकार की तरफ से की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, पुलिस का पहरा, इसके अलावा बाकी अन्य सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। पूरे रास्ते को जांचा गया है, और उसके बाद ही ये यात्रा वहां तक चलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण, वहां पर जो चलने के लिए या जो भी आवाजाही के लिए साधन हैं, उनको लेकर भी सरकार ने पहले से ही इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए, कल से ही श्री गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। कल अक्षय तृतीया का पर्व भी था, जो पूरे धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया गया, और उसी खास अवसर पर उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा शुरुआत हुई। केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट भी बहुत जल्द खुलने वाले हैं। मनीष हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़े हैं इस पर जानकारी के लिए। मनीष, बहुत खास है पूरे उत्तराखंड के लिए, और इस पर हम लगातार बातचीत भी करते हैं। कल भी हमने आपसे अपडेट ली थी, कल शुरुआत था यात्रा की और कपाट भी खुले थे। अब जरा ये बताइए, अब कैसे पूरी ये यात्रा आगे चलेगी, और कल से आज तक जो श्रद्धालुओं का आंकड़ा है वो क्या रहा है? देखिए, बिल्कुल, अगर जो चारधाम यात्रा की बात करें तो कल अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर जो है वो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। हाँ। तो 4 धामों में से 2 धामों के कपाट जो है वो विधिवत पूजा अर्चना के साथ खुल चुके हैं। अब जो तैयारियां चल रही हैं, 22 अप्रैल को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने हैं। कपाट खुलने के लेकर जो है तैयारियां धाम में चल रही हैं, और 23 अप्रैल को जो है वो बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने हैं। तो बद्रीनाथ धाम में भी जो है वो तैयारियां चल रही हैं। बाबा केदार की डोली जो उखीमठ से है वो रखी है, और अब जिस तरीके से जो तैयारियां हैं, जगह जगह जिस तरीके से डोली जो जहां से होकर गुजरेगी, वहां पर भी भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। तो अब देखें तो 2 धामों के कपाट खुल चुके हैं, और 2 धामों के कपाट अभी खुलना बाकी है। तो उसी को लेकर तैयारियां चल रही है। और जहां तक आंकड़े की बात है, तो जो यात्रा का शुरुआती चरण है, अप्रैल महीने में इस बार कपाट खुले हैं। तो जो शुरुआती चरण में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की बात करें तो जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो 4 से 5 हजार से ज़्यादा श्रद्धालु कल गंगोत्री धाम में था, और यही कुछ आंकड़ा यमुनोत्री धाम का था। तो दोनों धामों की बात करें तो जो
कपाट खुलने के मौके पर श्रद्धालुओं में जिस तरीके से उत्साह दिखाई दे रहा है, वही उत्साह अब बाबा केदारनाथ धाम में जो है वो श्रद्धालुओं को में देखने को मिल रहा है। और कल जब हम केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुए हैं तो जगह जगह पर जो श्रद्धालु हैं उनमें जोश देखने को मिल रहा है। और कई श्रद्धालु ऐसे हैं कि जो बाबा केदारनाथ धाम की जो यात्रा है वो पैदल करते हैं और उन्हें लगता है कि पैदल जो है वो यात्रा करना जो है वो लाभदायक होता है। तो इसलिए कई जगह पर जो है वो श्रद्धालु पैदल भी बाबा केदारनाथ धाम का रुख कर चुके हैं, क्या बद्री विशाल धाम के जो है वो रुख कर चुके हैं। तो अब सभी को जो तैयारी हैं, जो बाबा के भक्त जो हैं, जो बाबा केदारनाथ में खासी आस्था रखते हैं, वो अब बाबा केदारनाथ धाम के लिए जो है वो चल पड़े हैं। जी बिल्कुल मनीष, थोड़ा सा जानकारी ये भी दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर हैं, क्योंकि जो पहली बार जा रहे हैं या जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर निर्भर हैं, उनको क्या जानकारी देंगे आप? देखिए, रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी है। ऑनलाइन जो लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो सीधे जो है वो जो चारधाम यात्रा है उस पर आ सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो हरिद्वार में जो है वो रजिस्ट्रेशन होते हैं। ऋषिकेश जो चारधाम यात्रा का मुख्य पड़ाव है, यहाँ यहीं से गंगोत्री यमुनोत्री धाम के लिए भी रवाना जो है वो श्रद्धालु होते हैं और बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के लिए भी श्रद्धालु रवाना होते हैं। तो ऋषिकेश में भी जो है वो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। इसी तरीके से जो लोग दिल्ली से होते हुए विकासनगर की तरफ आते हैं, तो विकासनगर में भी जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है ऑफलाइन हो रहे हैं। तो या जो पिछले साल जो स्थिति थी उसमें कहीं ना कहीं जो शुरुआती चरण में यात्रा जिस तरीके से बड़े श्रद्धालु पहुंचे थे, तो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही श्रद्धालुओं को रवाना किया जा रहा था और कुछ दिन जो है उन्हें इंतजार भी करना पड़ रहा था, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के हिसाब से उन्हें ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन हो रहा था उसके हिसाब से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के हिसाब से उन्हें आगे यात्रा करने दी जा रही थी। लेकिन अभी की बात करें, जो यात्रा शुरू हुई है, इस बार जो सीमित संख्या का बायलॉज था उसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा हटा दिया गया है। और जो पर्यटक व्यवसाय थे, जो होटल व्यवसाय थे, या जो चारधाम यात्रा रूटों से जुड़े हुए लोग हैं जिनकी आजीविका का ये साधन है, उन्होंने मुख्यमंत्री से एक मांग की थी कि जो सीमित संख्या का जो एक बायलॉज है उससे यदि हटाया जाता है तो चारधाम यात्रा और तेजी से आगे बढ़ेगी और लोगों को जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस बायलॉज को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा हटाया गया है। तो जो ऑफलाइन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो सीधे जो है वो यात्रा के लिए अब जा सकते हैं, उन्हें इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा। जी अच्छा, इसके अलावा मनीष, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें रहती हैं, यात्राएं जब होती हैं तब सुरक्षा व्यवस्था प्राथमिकता होती है किसी भी प्रदेश या सरकार के लिए या राज्य सरकार के लिए। तो अभी जो यात्रा शुरू हो रही है, सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं, कितनी कड़ी सुरक्षा वहां पर नजर आ रही है? देखिए, अगर चारों धामों की बात करें तो चारों धामों में तो सुरक्षा व्यवस्था ही है, पुख्ता किया ही गया है चारों धामों में। लेकिन जो चारधाम यात्रा के रूट हैं वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखा गया है। तमाम जो है वो जगह जगह मौजूद हैं। वाहनों की चेकिंग जो है वो होती है। तो जो वाहन चारधाम यात्रा पर आते हैं उनके ग्रीन कार्ड भी बाकायदा चेक किए जाते हैं कि वाहन जो है वो चारधाम यात्रा रूट पर वो फिट है, क्योंकि ग्रीन कार्ड जो मिलता है वो फिटनेस सर्टिफिकेट एक तरफ से वाहन का होता है कि वाहन की फिटनेस प्रॉपर तरीके से। तो इसलिए पुलिस हो या परिवहन विभाग हो, इसकी भी मॉनिटरिंग करता है कि आखिरकार जो वाहन जा रहे हैं वो फिट वाहन ही चारधाम यात्रा में जाए, ताकि किसी तरीके का कोई हादसा जो है चारधाम यात्रा रूटों पर न हो, क्योंकि पूरा पहाड़ी क्षेत्र जो है वो ये चारधाम यात्रा का होता है। तो इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से, चाहे वो वाहनों को लेके हो या फिर जो लोग श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं उनको भी जो है वो कई जगह पर जो है वो चेकिंग से होकर गुजरना पड़ता है। उनकी जो है जगह जगह पुलिस जो है वो चेकिंग भी करती है कि किसी तरीके से कोई अव्यवस्था जो है, इसलिए चेकिंग भी पॉइंट बनाए गए। तो कुल मिलाकर देखिए, जो श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं, सही समय अभी इस समय अप्रैल का महीना भी है, क्योंकि अभी यात्रा शुरू हुई है और इतनी ज्यादा भक्तों की भीड़ अभी धामों में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जब मई और जून का महीना आएगा तो उस समय ज्यादा पीक पर जो है वो यात्रा होगी। तो इसलिए जो श्रद्धालु आना है अप्रैल के महीने में भी अगर यदि दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं तो उनको काफी सहूलियत जो है अप्रैल के महीने में देखने को मिलेगी। बिल्कुल, लेकिन मनीष, इसके साथ साथ क्योंकि जब यात्राएं होती हैं तो ये धार्मिक गतिविधियां हैं, ये धार्मिक प्रतीक हैं,
श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला होता है, आस्था से जुड़ा हुआ मामला होता है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें रूल्स पता नहीं होते, वहाँ के नियम पता नहीं होते, उससे जानकार नहीं होते और कुछ भी कर बैठते हैं, या मोबाइल से रील शूट किया गया या कुछ अन्य चीज़ें वहाँ पर की गई जो नागार सही नहीं होता। खास तौर पर इसके लिए, उसके लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं जो कॉमन नियम है, जो सबको फॉलो करने हैं? देखिए, चारधाम यात्रा पर आप आ रहे हैं, हाँ। तो ज़्यादा नियमों को फॉलो करने की ज़रूरत होती नहीं है। हाँ। केवल आप रजिस्ट्रेशन करिए, चारों धामों की ओर रुख कीजिए। चारों धामों में जो लोग आस्था रखते हैं, वो कहीं ना कहीं जो उनकी आस्था होती है, उन्हें ज़्यादा दिक्कतों का भी सामना करना नहीं पड़ता। और जो भी चारधाम यात्रा पर लोग आते हैं, वो यही बात करते हैं कि चाहे वो बाबा केदारनाथ में आस्था रखते हों, चाहे भगवान बद्रीविशाल में आस्था रखते हों, जब वो यात्रा करते हैं तो उन्हें उनका यही कहना होता है कि जो उनकी आस्था, यदि अगर कहीं पर उन्हें कोई दिक्कत भारी पड़ रही है तो वो आस्था के नाते उनकी निपट जाती है। कुल मिलाकर देखें तो ज़्यादा नियम नहीं है, केवल रजिस्ट्रेशन जो है वो करना होगा और आप चारों धामों की ओर रुख कर सकते हैं। तो सरकार के द्वारा कोई ऐसी गाइडलाइन जो है वो बनाई नहीं गई है कि जिससे यात्रियों को ज़्यादा दिक्कत हो। इसलिए व्यवस्थित तरीके से यदि अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो ज़्यादा नियम फॉलो करने नहीं है आपको। यात्रा पर आइए, लेकिन कुछ जरूरी सुझाव जो है वो श्रद्धालुओं को रखने होते हैं। हाँ। चाहे वो स्वास्थ्य को लेके हों, और सरकार भी लगातार यही अपील करती है कि जो लोग फिट हैं वो चारधाम यात्रा पर आ सकते हैं। क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि जिनका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब होता है और वो हाई एल्टीट्यूड जो हैं, उच्च पर्वतीय क्षेत्र जहां पर ये चारों धाम पड़ते हैं, वहां पर आते तो उनके थोड़ा सा दिक्कतें जो है वो होती हैं। तो इस तरीके से यदि श्रद्धालु अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि बीच में पिछली बार जब कई श्रद्धालुओं की जो है मौत भी हुई थी, पिछले 2 साल पहले भी ये मामला तूल पकड़ा था, तो सरकार के द्वारा लगातार यही अपील की जा रही थी जो लोग फिट हैं वो चारधाम यात्रा पर आएं। और 55 साल के उम्र से ज़्यादा के लोगों के लिए भी सरकार ने कहा था कि अगर वो यात्रा पर आ रहे हैं तो एक बार अपना स्वास्थ्य परीक्षण जरूर करा। जी ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सरकार की गाइडलाइंस बहुत ज़रूरी हैं। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो जानकारी दे रहे थे कि आखिर कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा और उसके अलावा क्या क्या नियम हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। तो देखिए, बहुत जल्द 2 और कपाट खुलने वाले हैं, 2 और धामों के कपाट खुलने वाले हैं। और कल 2 धामों के कपाट खुल चुके हैं जिसमें यात्रा शुरू हो चुकी है और माहौल बहुत खूबसूरत है, धार्मिक है। ऊंची चोटियों के बीच ये जो माहौल बना हुआ है वो अब आगे कई दिनों तक देखने को मिल सकता है।